अब बाल ठाकरे अपने लड़के को विरासत देना चाहते थे, तो सबसे पहले उनके भतीजे ने विद्रोह किया। इसके बाद उनके चेले शिंदे जी ने विद्रोह कर दिया। चाचा शरद पवार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार या 3 बार, केंद्र में मंत्री रहे, पावरफुल आदमी, लेकिन तृषड़ा मरी नहीं। तो पहले तो खुद होना चाहते हैं, नहीं हो तो उनकी सगी बेटी हो, तो भतीजे ने विद्रोह कर दिया। बाला साहब ठाकरे भी मराठा की बात, वहाँ शरद पवार भी मराठा की बात, वहाँ अब तक तमाम मराठे मुख्यमंत्री होते भी आए। तो वहाँ की जनता को लगा कि भाई आखिर क्या ये मराठे ही पूरी राजनीति को कब्जा कर रखेंगे? बेईमानी कहाँ होती है, भ्रष्टाचार और लूट कहाँ होता है, जहाँ की बदलाव नहीं होता है। तो आप देख लें पूरे देश में जो भी दल एक परिवार एक वंश द्वारा संचालित हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कि जैसे अमेरिका है, वहाँ 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। अब वहाँ 2 इसलिए हैं कि दोनों में बदलाव होता है, दोनों में यहाँ हिस्सेदारी मिलती है। यहाँ देखिए इंडिया से भी जा कर के लोग, देश में एक बीजेपी ही पार्टी ऐसी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, जिसमें मुख्यमंत्री बदलता है, और उसका चाहे आरएसएस के माध्यम से ऑल इंडिया स्वरूप हो, या उन्होंने ऐसा एक विकसित किया कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति, परिवार और वंश का कोई प्रभुत्व नहीं होगा। अध्यक्ष नमूने के लिए एक किसी को बना दिया जाए, लेकिन असली पावर कहाँ है? बात बात पर होता है कि भाई ये हाईकमान को सौंपा जाता है, और हाईकमान माने कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, 3 लोग मिलकर के वहाँ तय करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आए हैं, उन्हीं चुनाव नतीजों को लेकर हम बात करेंगे तपेंद्र प्रसाद सर से। तपेंद्र प्रसाद सर पूर्व में आईएएस और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी, संस्थापक सम्यक पार्टी। सर से बात करें जो कल चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सर लगातार जो बहुसंख्यक समाज की राजनीति है उस पर अपना बात रखते हैं और विचार विमर्श करते रहते हैं। तो लेकिन आज हम बात करेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो जीत हासिल की और झारखंड में हेमंत सोरेन, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत जोर शोर से ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा था। हरियाणा के नतीजे भी आपने देखे कि कांग्रेस वहाँ पे जीत की दावेदारी कर, लेकिन उसके उलट हुआ। वही हाल महाराष्ट्र में हुआ। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके क्लाउड न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। क्या कहें सर, जो कल चुनाव नतीजे आए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है, विविधता का देश है, और इस विविधता में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसके बाद लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और संविधान बनाए, तो उसमें उन्होंने पाया कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इस देश के लिए बेस्ट सूटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। यानी शासन सत्ता चलाने का सबसे सबसे उपयुक्त प्रणाली भारत के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र को क्यों चुना रास्ता? यहाँ भी बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, मुगलिया खानदान हुआ, मौर्य सम्राट हुए, गुप्त सम्राट हुए, हर्षवर्धन हुए, तमाम बड़े बड़े राजे महाराजे हुए। पहली चीज़ ये कि पूरे विश्व में अगर आप देखें तो लोकतंत्र इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वीकृत गवर्नेंस का सिस्टम बन गया है, और भारत ने भी उसे अपनाया। लेकिन भारत के लिए इसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही थी। ज़्यादा इसलिए थी कि भारत विविधता का देश है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रीय विविधता है, भाषा की विविधता है, संस्कृत की है, कल्चर की है, तमाम तरह की विविधता है। जातियाँ तमाम हैं, आदिवासी समाज है, उसमें भी तमाम कबीले हैं। तो इस ढंग से जो एक विविधता का समाज होता है, विविधता का देश होता है, तो उसमें हर आदमी की आवाज़ सत्ता तक पहुँचे और किसी के हित को इग्नोर न किया जाए, और सब मिलकर शासन सत्ता चलाए, यानी शासन सत्ता में सबकी भागीदारी हो। इसीलिए लोकतंत्र को हमारे पुरखों ने इस देश के गवर्नेंस का सिस्टम बनाया और उसे संविधान में किया कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री होगा। दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस में खानदानवाद पनप गया, नेहरू खानदान। आज भी नेहरू खानदान चला रहा है। वहाँ मैंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नमूने के लिए एक किसी को बना दिया जाए, लेकिन असली पावर कहाँ है? बात बात पर होता है कि भाई ये हाईकमान को सौंपा जाता है, और हाईकमान माने कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी, 3 लोग मिलकर के वहाँ तय करते हैं। तो धीरे धीरे एक दल का प्रभुत्व स्वतंत्रता के बाद से चला आया, जो वंशवाद परिवारवाद फैलाया, उसके विरुद्ध तमाम संघर्ष किया गया कि भाई ये तो डेमोक्रेसी का माहौल है, और डेमोक्रेसी सफल तभी होगी जब भारत देश में 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। यानी कभी ये आए सत्ता में, कभी ये सत्ता में आए, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा। हम लोग बार बार ये देखते हैं कि भाई आज बीजेपी पूरे देश में काफ़ी समय से केंद्र में सत्ता में है, तमाम राज्यों में भी सत्ता में है, कहीं सीधे है और कहीं अपने सहयोगियों के माध्यम से है। तो पूरे देश में एक बीजेपी ही पार्टी ऐसी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, जिसमें मुख्यमंत्री बदलता है, और उसका चाहे आरएसएस के माध्यम से ऑल इंडिया स्वरूप हो, या उन्होंने ऐसा एक विकसित किया कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति, परिवार और वंश का कोई प्रभुत्व नहीं होगा। आप बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक न करें, असहमत हों, ये सभी का अधिकार है, क्योंकि विविधता का देश है, वैचारिक विविधता भी है। हो सकता है आप उनकी विचारधारा से सहमत न हो, लेकिन आप अगर किसी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, उसके वरक्स एक और स्वस्थ और रचनात्मक और समावेशी राजनीति विकसित करना चाहते हैं, तो आपको विकसित करने में रोक कौन रहा है? हम आज पूरे देश में ऐसी 2 पार्टी विकसित हो जाए जिस दोनों में लोकतंत्र हो। यानी लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि किसी एक जाति, वंश, क्षेत्र, भाषा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का पद आरक्षित न हो। यानी बदलाव होता रहे, ऊपर से नीचे तक बदलाव होता रहे। अगर बदलाव होता रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, और तभी समावेशी पार्टी बनेगी 2। आप देखिए कि जैसे अमेरिका है, वहाँ 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। अब वहाँ 2 इसलिए हैं कि दोनों में बदलाव होता है, दोनों में यहाँ हिस्सेदारी मिलती है। यहाँ देखिए इंडिया से भी जा कर के लोग, अभी तो कमला हैरिस जिनकी माँ यहीं की थी, वो भी राष्ट्रपति का दावेदार रही और तगड़ा उन्होंने फाइट भी दिया। इसके पहले बराक ओबामा, वो उनके फादर मदर कौन अफ्रीकन मूल के थे। तो एक ऐसा समाज विकसित हो रहा है लोकतंत्र में जहाँ सबकी स्वीकृति है, और जब सबकी स्वीकृति होगी तो हर आदमी अपनी प्रतिभा के अनुसार देश को बेस्ट दे पाएगा। भाई शासन सत्ता में अगर अच्छे लोग आए तो शासन सत्ता बेहतर चलेगा ना, और बदलाव होता रहे तो बेईमानी भी नहीं होगी। क्योंकि बेईमानी कहाँ होती है, भ्रष्टाचार और लूट कहाँ होता है, जहाँ की बदलाव नहीं होता है। तो आप देख लें पूरे देश में जो भी दल एक परिवार, एक वंश द्वारा संचालित हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये अलग है कि कोई बीजेपी की कृपा से बचे हुए हैं, कोई बीजेपी किसी को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से किसी को परेशान कर रही है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि एक व्यक्ति को ही पार्टी चलानी है। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब आपने प्रश्न किया, समझ गए होंगे सारा संदर्भ। महाराष्ट्र में क्या हुआ, भाई बाल ठाकरे जी रहे। अब बाल ठाकरे अपने लड़के को विरासत देना चाहते थे, तो सबसे पहले उनके भतीजे ने विद्रोह किया। इसके बाद उनके चेले शिंदे जी ने विद्रोह कर दिया। चाचा शरद पवार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार या 3 बार, केंद्र में मंत्री रहे, पावरफुल आदमी, लेकिन तृषड़ा मरी नहीं। तो पहले तो खुद होना चाहते हैं, नहीं हो तो उनकी सगी बेटी हो, तो भतीजे ने विद्रोह कर दिया। तो इस ढंग से खानदानी दलों का वर्चस्व अगर आप स्थापित करना चाहेंगे तो आपको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार 2 तरह के हो गए, या तो आप सत्ता में आकर भ्रष्टाचार करेंगे, या सत्ता से में नहीं है तो आप गुंडाई करके प्रॉपर्टी कब्जा करना। भैया और धन दबंगई और धन कहाँ से आएगा? राजनेताओं के पास धन कहाँ से आता है? यानी दुनिया भर का खुराफात करके ही तो, ब्लैकमेल करके, एक्सटोर्शन करके, हाँ, लूटपाट करके, हाँ, तो ऐसे ही धन आता है। तो वो व्यक्ति जो एक पार्टी चलाना चाहता है अपने नेतृत्व में, तो वो भ्रष्टाचार करेगा। यही हुआ कि भाई वहाँ बाला साहब ठाकरे भी मराठा की बात, वहाँ शरद पवार भी मराठा की बात, वहाँ अब तक तमाम मराठे मुख्यमंत्री होते भी आए।
तो वहाँ की जनता को लगा कि भाई आखिर क्या ये मराठे ही पूरी राजनीति को कब्जा कर रखेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र के लिए ये बड़ा सौभाग्यशाली एक स्थिति है। अन्यथा आप कल्पना करिए किसी जाति की जनसंख्या इस देश में 30 से 40% होती तो वो जाति क्या करती इस देश में? वो तो तानाशाह, वो तो पुतिन हो जाते रूस के, हाँ, या किंग जोंग हो जाते, हाँ। तो सौभाग्य है कि इस देश में किसी जात बिरादरी की इतनी जनसंख्या नहीं है कि लोकतंत्र में अपने बलबूते सरकार बना लें। तो कुछ लोग सत्ता में आने के लिए जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सेकुलरिज्म के नाम पर या किसी के नाम पर मुस्लिम वोट को अपना एक तरफ किए हुए हैं। तो मुस्लिम और एक जाति का वोट भी मिल करके जिताने की स्थिति में नहीं है, जैसे न बिहार में स्थिति है, न यूपी में स्थिति है, न कहीं पर स्थिति है। तो ये जितने क्षेत्रीय दल हैं ये जाति विशेष को प्रमोट करने के कारण ही इनका पराभव हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस का आप देखिए हरियाणा में, जैसे आपने कहा, भाई क्या हरदम जाट ही होगा मुख्यमंत्री वहाँ का। मतलब आप जो कहना चाहते हैं जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने एक परिवार तक राजनीति सीमित रखते हैं, एक परिवार में भी एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, इसीलिए जो उनका जो विभाजन हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में विभाजन हुआ उद्धव ठाकरे की पार्टी का, शरद पवार जी की पार्टी का, जो वही आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो मतलब एक उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अपना दल बनाए सोनेलाल जी, उनके 4 बेटियां हैं, 2 दल तो बन गए, अब 2 दल हो सकता है भविष्य में वो भी बन जाए। मुलायम सिंह जी की परिवार में दल बनी गया, रामविलास पासवान के परिवार में बन गया। तो अगर आप वंशवाद परिवारवाद चलाएंगे तो पहले तो आपके परिवार में ही विद्रोह होगा, और आपके परिवार में अगर विद्रोह नहीं हुआ, आपके जात में विद्रोह नहीं हुआ, तो बाकी जातियां हरदम आपको क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों आपको हरदम मुख्यमंत्री मान लेंगी? लेकिन सर उनका तो कहना है कि वो तो ये बीजेपी है जो विभाजन की नीति अपनाती है, तोड़ने की नीति अपनाती है, इसीलिए ये दल टूट जाते हैं। ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल। आप ये बताओ कि आप अगर एक वंश की, एक परिवार की पार्टी चलाएंगे तो विभाजन की नींव आप रख रहे हैं कि बीजेपी रख रही है? हाँ, और राजनीति में तो जो विपक्ष है या आपका जो विरोधी है वो तो चाहेगा विभाजन होता रहे। तो विभाजन कराना, तो क्या ये नहीं चाहते विभाजन होता रहे? भाई आप भी तो चाह रहे हैं, पीडीए कर दिए, पीडीए भी तो एक विभाजन ही है। भाई पिछड़ा दलित मैंने सवर्ण अलग हो गए तो विभाजन की ही तो राजनीति हो गई ना। देखिए लोकतंत्र में सर्वसमावेशी दल होना चाहिए, वो न दल सवर्ण का हो, न वर्ण का हो, न धर्म के आधार पर हो, न जाति के आधार पर हो, न परिवार के आधार पर हो। भाई उसमें हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी हर जात बिरादरी के लोग, उत्तर दक्षिण पूर्व सब मिल करके दल चलाए ना। भाई देश चलाना है तो सब मिलकर चलाए ना, और तभी समता भी आएगी, और तभी सब समृद्ध भी होंगे, तभी सबका सशक्तिकरण भी होगा। जैसे भारतीय संविधान में है ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय यही है ना कि शासन सत्ता चलाने में हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। अब लोग तर्क ये देते हैं कि भाई हम तो क्षेत्रीय दल हैं, हमारा सीमित मकसद है, हम सीमित उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। तो जब सीमित उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो तो आपकी औकात भी तो वही तक होगी ना। और अगर आप क्षेत्रीय दल हैं तो क्या क्षेत्रीय दलों पर कोई प्रतिबंध है कि लोकतंत्र न हो? क्यों? अगर आप एक गांव की राजनीति के लिए एक दल बना रहे हैं तो गांव की राजनीति वाले दल में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? हाँ भाई, क्या आरजेडी लोकतांत्रिक नहीं हो सकती? क्या सपा लोकतांत्रिक नहीं हो सकती? लेकिन वो क्या तो कहते हैं लोकतांत्रिक है, वो तो कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और संविधान और लोकतंत्र की वो लोग लगातार बातें भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी संविधान दिखाते हैं कि ये संविधान को बचाना है, संविधान बचाओ अभियान को लेकर चल रहे हैं। ऐसा है, कोई संविधान नहीं बचा रहा है और न कहीं संविधान खतरे में है। ये जैसा मैंने कहा विविधता का देश है। इस देश में जो यहाँ का मूल संवैधानिक ढांचा है, अब कोई इसको तोड़ नहीं सकता। इसको मजबूत करने का जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि ये लोग मजबूत करें, आखिर वो पूरे देश में एक प्लेटफार्म पर क्यों नहीं आते हैं? वो प्लेटफार्म पर इसलिए नहीं आते, आएंगे तो गठबंधन बनाएंगे। तो गठबंधन की राजनीति का अर्थ हुआ कि इस देश में 12 जातियां प्रमुख हो गई। हाँ, 12 जातियों की पार्टी, वहाँ लालू यादव, यादवों की पार्टी, यहाँ सपा, यादवों की पार्टी, वहाँ शरद पवार, मराठों की पार्टी, वहाँ हरियाणा में चौटाला जी की पार्टी, जाठों की पार्टी। हाँ, इस ढंग से आप मिल गए और सोच रहे हैं कि मिल करके हम पूरा देश कब्जा कर लेंगे। तो इन 12 जातियों के अलावा भी तो देश है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई 3,500-4,000 तो
लगभग बैकवर्ड ही जातियां हैं, दलित जातियां हैं, तमाम आदिवासी कबीले हैं, मुसलमानों में तमाम जात फिरके हैं सब। तो कोई एक जाति से आप या 10-12 जात मिलाकर या 20 जात मिलाकर देश नहीं ना कर सकते ना। तो क्षेत्रीय दलों में भी लोकतंत्र की जरूरत है, और अगर क्षेत्रीय दल में लोकतंत्र होता तो क्षेत्रीय न होते भाई, तब वो राष्ट्रीय हो चुके होते। वो राष्ट्रीय हो चुके होते भाई। जब आपका दल लोकतांत्रिक होगा, हर जगह से लोग आएंगे, 3 साल बाद 4 साल बाद परिवर्तन होगा, तो एक राष्ट्रीय दल का अपने आप निर्माण हो जाएगा। और राष्ट्रीय दल का निर्माण न बीजेपी के विरुद्ध जरूरी है, न कांग्रेस के विरुद्ध जरूरी, ये देश और संविधान के लिए जरूरी है। और इस देश की आम जनता समुचित रूप से देश के शासन सत्ता में हिस्सेदार बने, अपने सुख समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सबकी व्यवस्था करे, इस देश को बेहतर बनाए। इसलिए इस देश में 2 लोकतांत्रिक दल की जरूरत है। बीजेपी भी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वो पूरे सिस्टम में उनके यहाँ हाई कास्ट हिंदूज को तवज्जो दिया हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है आंशिक रूप से वो लोकतांत्रिक है, क्योंकि हाँ बदलाव हो रहा है, और फिर कहते हैं कि भाई आरएसएस है, उनके यहाँ तो आरएसएस के कारण जो है बदलाव होता रहता है, विद्रोह नहीं होता। तो अभी कोई आरएसएस जैसा सांस्कृतिक संगठन भी विकसित करिए, पॉलिटिकल पार्टी भी विकसित करिए। मतलब देश में अगर लोकतंत्र और संविधान को हमें मजबूत करना है, कानून का राज लाना है, तो सबसे पहली जरूरत है, आधारशिला है कि हमारी राजनीति का लोकतांत्रिकरण हो। और लोकतांत्रिकरण का ये नहीं अर्थ हुआ कि चुन लिए गए 5 साल में भैया चुन लिए गए, फिर भैया चुन लिए गए, फिर भैया स्वर्गवासी हो गए तो भौजी चुन ली गई, भौजी स्वर्गवासी हो गए तो लड़का चुन लिया गया। तो ये संविधान और लोकतंत्र का माहौल है। और हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि जो संविधान की बात कर रहे हैं वो तरह से राजतंत्र को फॉलो कर रहे हैं कि पहले खुद हो गए, उनके बेटे हो गए। आप पूरे देश में देख लो, जो लोग संविधान की किताब लिए टहल रहे हैं और जो कह रहे हैं संविधान खतरे में है, 2-3 चीजें हैं, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। हम ये पूछते हैं कि जब एक जाति की पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण का लाभ किसको मिलता है? क्या इसका कोई श्वेत पत्र जारी करने को तैयार है कि फलाने पार्टी या बिहार और उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल आए हैं एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि ठीके में, पट्टे में, थाने की दलाली में, पोस्टिंग में, नौकरियों में किसको आरक्षण मिला? हाँ, तो आरक्षण न खतरे में न संविधान खतरे में है, सिर्फ इनकी सत्ता और वंश और परिवार की राजनीति खतरे में। मतलब इनकी व्यक्ति खुद की पर्सनल राजनीति खतरे में, पर्सनल राजनीति खतरे में, इसलिए ये शोर करते हैं। और चूंकि भाई एक तबका जो शासन सत्ता में रहे हैं पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, उनकी आवाज़ है, उनके पास साधन है। हाँ, तो क्या विकल्प है सर इसका? जैसे बहुसंख्यक समाज की हम बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, शोषित वंचित समाज की, और आप लगातार शोषित वंचित समाज की बात करते रहते हैं और कई सारे आर्टिकल भी आप लिखते रहते हैं, तो क्या इसका विकल्प क्या है? देखिए, ये विकल्प यही है कि लोग तात्कालिक स्वार्थ छोड़कर एक लंबे विजन के तहत इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी विकसित हो। और जब एक लोकतांत्रिक पार्टी विकसित होगी तो जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी लोकतांत्रिक है, वो तो सवर्ण जातियों की पार्टी है, तो उनको भी बदलना पड़ेगा। जब आप बदलाव करेंगे तो अभी तो उनके समानांतर कोई है ही नहीं। अभी तो एक हाथी और 50 गधों की लड़ाई है। तब आप समझ लीजिए, एक हाथी और 50 गधे। जब 2 समानांतर राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी होगी तब एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतियोगिता विकसित होती है। इसमें जो कमी होती है वो इंगित करता है, उसमें जो कमी 5 साल बाद बदलाव होता रहता है। आपने कोई एजेंडा गलत लागू किया, अगला करेक्ट करेगा उसे, अगले ने किया आप करेक्ट कर लीजिए। और एक मजबूत जब विपक्ष होता है तो ये सीबी ईडी ये सब इनकम टैक्स या फालतू की ये बातें भी नहीं होती देश में। तब आप उसी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जिसके विरुद्ध कायदे के सबूत होंगे। आप राजनीतिक उत्पीड़न भी किसी का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये डर लगा रहेगा कि अगले 5 साल में आएगा तो यही काम वो भी करेगा। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए 2 राष्ट्रीय स्तर के दल चाहिए। और दुर्भाग्य है कि दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो यह है कि बस हमारे मुख्यमंत्री बन जाएं और तब तक वो नारा वही देते रहेंगे कि जातिवाद जनगणना कराओ। भाई जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई किसी का दो राय नहीं है, लेकिन जातिवाद जनगणना होने से कौन सी क्रांति हो जाएगी, कोई ये बता देना हमें।
जातिवार जनगणना के आंकड़े बिहार में आ गए। कौन सी क्रांति हो गई बिहार में? क्यों? 1931 की जनगणना पर मंडल आयोग लागू हुआ, सारे जगहों पर पिछड़े का आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की तो हर 10 साल पर गणना हो रही है। कौन सी क्रांति हो जा रही है? उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा में कोई सुधार हुआ क्या? हाँ, कोई सुधार आप बता दो। सुधार तो है, लेकिन पहले से सुधार है। अरे उतना सुधार नहीं है ना जितना कि मेन धारा में। भाई वहीं आप इस सवर्ण जातियों की अपेक्षा उनका उतना सुधार नहीं है। हैसियत देखिए। हाँ, इस देश में कहा जाता है ना कि लगभग 30% लोगों के पास, हाँ, पूरे देश के 70% संसाधन है और 70% लोगों के पास 30% भी संसाधन नहीं है। तो सुधार का ये अर्थ हुआ कि देश की मुख्य धारा में आज स्वतंत्रता के मोर देन 70 ईयर्स हो गए। तो इस ढंग से लोगों को आ जाना चाहिए कि सब कायदे से पढ़ाई लिखाई होती, रोजगार होता, स्वस्थ रहन सहन होता, सामाजिक ताना बाना बेहतर होता। आज किसी गांव का सर्वे कर लीजिए, हर घर में 2-3 बेरोजगार मिल जाएंगे कि नहीं? कोई ऐसा घर है जहाँ बेरोजगार ना हो? लगभग सभी जगह, सभी घरों पे है। हाँ, शिक्षा का हालत ग्रामीण क्षेत्र का देख लीजिए। हाँ, हमने तो कई बार पूछा कि कई नंबर मिलेगा भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश या जो पूरे देश की शिक्षा है प्राइमरी सरकारी, उसको कितने नंबर मिल सकते हैं? हाँ, 100 में 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। रोजगार की यह हालत, शिक्षा की यह हालत, आदमी बीमार हो जाए तो जिसके जेब में पैसा है वही इलाज करा सकता है। हाँ, अन्यथा तो सरकारी तंत्र में आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है। अच्छा, भीड़ है, कितना करें आदमी? अच्छा सर, तो जैसे आपने दलित पिछड़ों की बात की, सबसे ज़्यादा जरूरत है इस समय दलित पिछड़ों को एक राजनीतिक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक पार्टी की। तो क्या दलित पिछड़ों में अभी ऐसी कोई पार्टी आपको नज़र आ रही है कि जो पार्टी बन के काम कर रही हो, या जिसमें आपको लग रहा हो कि इसमें उम्मीद है कि ये आगे बेहतर काम कर सकती है, जिसके प्रति आप विश्वास रखते हो? देखिए, बेहतर तो ये होता कि सब लोग मिल करके जल्दी से एक लोकतांत्रिक पार्टी में कन्वर्ट हो जाते। बाकी अब जैसे हम लोग सम्यक पार्टी के प्लेटफॉर्म से प्रयास कर रहे हैं, एक आवाज़ ले जा रहे हैं और करीब करीब पूरे देश में धीरे धीरे ये आवाज़ जा भी रही है। और शायद मैं समझ रहा हूँ कि 2018 से सम्यक पार्टी ही पहली पार्टी है, कम से कम उत्तर भारत में। अब तो दक्षिण में कई राज्यों में उसका धीरे धीरे संगठन होता जा रहा है। केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटक में हो गया, महाराष्ट्र में भी हो गया, उधर असम में हो गया, बाकी उत्तर प्रदेश में है ही, बिहार में है ही। तो हम लोग पहली बार ये आवाज़ ले गए कि भाई आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, दुखड़ा बड़े बड़े रोते हो। हाँ, तो रोने से तो समाधान नहीं होगा, समाधान तो सत्ता से होगा, और सत्ता माने केंद्र की सत्ता, और केंद्र की सत्ता पर आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास लोकतांत्रिक पार्टी हो। तो हम लोग पहली बार सम्यक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराए और उसके माध्यम से पूरे देश में ये आवाज़ ले जा रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी हम लोगों के बीच होनी चाहिए। अब बात यह है, मैं हरदम कह देता हूँ, ये थोड़ी नेगेटिव बात भी हो जाती है, लेकिन हम लोगों की वास्तव में कोई जिद नहीं है कि हमारी पार्टी चले। हम तो एक बात ले जा रहे हैं, या तो सब मिलकर एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाओ या सब अलग अलग बर्बाद हो जाओ। हाँ, क्योंकि अलग अलग आप इस देश में लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र को अगर मजबूत भी करना है और आपको लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आकर अपना भाग्य बदलना है, तो पूरे देश स्तर की पार्टी तो आपको बनाना पड़ेगी ना। भाई देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कई एमपी चाहिए, 272-73 चाहिए ना। तो 272 सपा ले आएगी कि बसपा ले आएगी कि आरजेडी ले आएगी? लड़ी नहीं रहे 272। तो जब 272 लड़ी नहीं रहे हो तो तुम अगर कहाँ से ले आओगे? तो ये लोग मिलते, मतलब वही राज्य बांट लेते हैं कि वहाँ शरद पवार, यहाँ अखिलेश यादव, वहाँ तेजस्वी यादव, वहाँ फलाने, वहाँ ठिकाने, वहाँ ठिकाने। अरे तो यही दुनिया है क्या? देश यही देश है, बाकी देश नहीं है। हाँ, इन्हीं का परिवार पूरा देश है, इन्हीं का परिवार पिछड़ा है, इन्हीं का परिवार पीडीए है। हाँ, इन्हीं का परिवार संविधान समझता है। अभी भी अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे चुनाव में, और अभी भी बात करी उन्होंने। पीडीए में उन्होंने 5 उनके परिवार के ही सांसद हैं, जबकि वो पीडीए की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो क्या देखते हैं, ये एक परिवार तक ही इनका नारे में कोई दम है या फिर खोखली बातें? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जैसा मैंने कहा कि बिहार में यादव जात 12% है, उत्तर प्रदेश में 8% है। और इनको लगभग
बिहार में मुस्लिम लगभग 14 से 15% है, यूपी में 18 से 20% है। तो मान लो 20% हुआ, 20 हो और 8 ये 28% इनका वोट बैंक बन जाता है। और हर जात बिरादरी में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं MP MLA बन जाए, तो मिला करके जुगाड़ करके कभी कभी जुगाड़ से चीज़ें बन जाती हैं। तो ये सब जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक राजनीति एक सुनिश्चित राजनीति है जिसमें एक बड़ा कारवां बनता है, बड़ा बड़ा आप पूरे देश का विजन होता है, पूरे देश का विजन होता है, पूरे देश के लिए शिक्षा के बारे में, पूरे देश के रोजगार के बारे में, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पूरे देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे परिदृश्य के बारे में आप सोचते हैं। ये तो कुएं के मेढक लोग हैं, तो कुएं के मेढक का कितना विजन हो। पोस्ट उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट आएगा 27 में, क्योंकि यहाँ कितनी बार यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लोग देखना चाहेंगे। और ये जो लोग मैंने कहा ना कि आरक्षण बचाओ की बात कर रहे हैं, ये अपने कार्यकाल का 5 साल में देख लें कि किन विभागों में कितनी नियुक्तियाँ हुई, उसमें किस जात के कितने लोगों की नियुक्ति, 27% आरक्षण में कितने गैर यादवों को मिला ठीका पट्टा। तो भाई इस प्रदेश की जनता भी नेगेटिव वोटिंग करेगी। वो यानी कि समझ चुके हैं लोग। हाँ, वो नेगेटिव वोटिंग इसलिए करेगी कि वो बीजेपी से भले मुतमईन ना हो, लेकिन इनको नहीं आने देगी। अब ये बात तो बड़ी विरोधाभास वाली है, लेकिन है। हाँ, जिस तरह से हरियाणा में भी हुआ, जिस तरह से हरियाणा में हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी गड़बड़ तो थी, लेकिन वो जाट को भी नहीं आने देना चाहते, तो बाकी जातियों के पास क्या विकल्प है। हाँ, तो वो तो इनको ना आने देने के लिए अपना रास्ता चुनेंगे और रास्ता बीजेपी की ओर जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो सब बीजेपी के अंधभक्त हो गए हैं, यानी तुम्हारे अंधभक्त हो जाएं, तुम्हारे वंश और परिवार के, तुम्हारे राजवंश के अंधभक्त हो जाएं। मतलब बीजेपी कम से कम मौका तो दे देती है, ले तो आती है। हाँ, मौका दे देती है। और फिर हम कह रहे हैं कि बीजेपी में लाख बुराई है, तो आप अपना उनसे बड़ा कारवां विकसित करिए ना, बड़ी लाइन विकसित करिए। वो करना नहीं चाहते। आप बेहतर लोकतांत्रिक पार्टी, तो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाना चाहते। इनके जितने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, बस रात दिन जो है ये ब्राह्मणवाद है, ये मनवाद है, ये पाखंड है, पूरा दुनिया भर का भाषण देते रहते हैं। हाँ, और इनके नेताओं के पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद और मनवाद पर कभी चर्चा नहीं करते। हाँ, तो संविधान और लोकतंत्र ये साथ साथ चलेगा। हाँ, आप संविधान बचाने की बात करें और पार्टी में लोकतंत्र ना हो, ये तो विदूषक वाला, मस्खरे वाला बात हो गई ना, एक तरह से मजाक हुआ, मजाकिया बात हो गई। हाँ, हाँ। तो आपने सुना तपेंद्र सर ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र दोनों एक साथ चलेंगे। आप संविधान की बात कर रहे हो, लेकिन आपके संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है, आपके संगठन में लोकतांत्रिक चीज़ें नहीं हैं, और आप छोटी विजन के साथ आगे नहीं चल सकते। आपको बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी आप लोग आ सकते हैं। और सर ने कहा कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ है, वही रिजल्ट उत्तर प्रदेश में 2027 में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव PDA की बात तो करते हैं, लेकिन PDA की बात के साथ उनके संगठन में कहीं लोकतंत्र नहीं है, ये बात सर ने कही। और अगर उनको ये सुधार करना है, सर ने कहा सम्यक पार्टी पूरे देश में एक लोकतांत्रिक विजन के साथ चल रही है, और जिसमें पूरे देश में लोकतांत्रिक संगठन और संगठन में भागीदारी सबको देने की बात कही है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।